हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट, और फर्स्ट चैप्टर हम लोग लाइट शुरू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट हम लोग पढ़ेंगे। लाइट में भी रे ऑप्टिक्स, आपको लाइट के 2 सेक्शन पढ़ने हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो लाइट के 2 पार्ट, रे ऑप्टिक्स और जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो लाइट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझें कि लाइट कहते किसको है। ठीक है, लाइट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, लाइट है क्या चीज़, उसके बाद इसके कितने पार्ट्स हैं, उसको हमें कितना क्या पढ़ना है देखते हैं। तो लाइट के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या लाइट में टेंथ में भी था, तो कुछ बोला जाए लाइट के बारे में, क्या जानते हैं बोलिए, व्हाट इज लाइट, बोलिए बोलिए। इंग्लिश मीडियम है ना आपका? हाँ, लाइट का डेफिनेशन क्या है लाइट? चलिए, एक लाइन आया, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा का एक रूप है लाइट, और कुछ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और कुछ बोलिए। यूनिट, लाइट का यूनिट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में। ठीक, सो अदर थिंग्स और कुछ। तो देखिए, चलिए सबसे पहली बात कि लाइट हमारा क्या है, तो ये तो हर कोई आपको पता होना ही चाहिए कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या करना, इसको ऐसे रख लेना है ये तो बड़ा टेंशन वाली चीज है यार। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके पास लाइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। फिजिक्स में पढ़िए मन लगा के, बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसको फील कीजिएगा। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है। दूसरी बात, लाइट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो लाइट को बोला जाता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बोले तो लाइट एक कॉज है और एक फैक्टर है। लाइट इज ए फैक्टर विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। किसी भी चीज़ को अगर हमें देखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसे हम लोग देखना चाहते हैं, तो लाइट उसको दृश्यमान बनाता है, देखने लायक बनाता है, विजिबल बनाता है। तो लाइट एक फैक्टर है, लाइट एक फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट पे जब स्ट्राइक करता है, पड़ता है, तो उसको क्या बनाता है, विजिबल। ठीक है, तो लाइट आपका एक फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उसे हम लोग विजिबल बनाता है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, आपको कई चीज़ पढ़ना है। उसमें से एक बात कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते, ऑब्जेक्ट वस्तु किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख पाते हैं, तो उसका मेन रीजन है कि लाइट के कारण ही हम उसे देख पाते हैं। ठीक, अगर सपोज कीजिए कि इस बल्ब को हम लोग देख रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन आपका ये है, इसके क्यों देख पा रहे हैं, तो बल्ब से निकल करके लाइट रे हमारी आंखों तक आती है और उसको हम लोग देख पाते हैं। समझ रहे बात को? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि लाइट रे इससे निकल कर हमारी आंखों तक आती है और इसे हम लोग देख पाते हैं। ठीक, बहुत पहले हिस्टोरिकल बात अगर हम लोग करें तो बहुत पहले तक ये कंसेप्ट था कि आंखों से लाइट रे निकलती है और ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, जस्ट इसका उल्टा, जो कि सही नहीं था। ठीक, बाद में इसको जब मॉडिफाई किया गया और लाइट रे को और अच्छे से समझा गया, स्टडी किया गया, तो पाया गया कि नहीं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं तो इसके पीछे रीजन ये है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे हमारी आंखों तक आती है और हम लोग उसे देख पाते हैं। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़रूरी है कि लाइट रे उससे निकल करके आए। अब उसमें कई चीज़ें कन्फ्यूज़न होती है, जैसे बल्ब तो समझ में आता है कि लाइट रे है और वहाँ से लाइट रे निकल करके आती है और उसको हम लोग देख पाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इससे कहाँ लाइट रे निकल रही है? तो इसका आंसर ये है कि लाइट रे इससे भी निकल करके आती है, और अब उसके लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे और बल्ब से निकल आ रही, अगर देख रहे हैं हम लोग उसे, डायरेक्ट हमारी आंखों तक आती है और हम लोग उसको देख पाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई अदर देन जो आपका सोर्स नहीं है,
ऑब्जेक्ट जो सोर्स आपका नहीं है उससे डायरेक्ट लाइट रे जो नहीं निकल रहा, तो हम लोग कैसे समझेंगे इससे लाइट रे निकल रहा? तो उसको ऐसे समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट रे फर्स्ट कोई ना कोई सोर्स होगा जिसको हम लोग प्राइमरी सोर्स कहेंगे। प्राइमरी सोर्स के बाद लाइट रे इस पर आकर स्ट्राइक करेगा, करेगा, उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक आएगी और हम इसे देख पाते हैं। देयरफॉर डायरेक्ट ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, सेकेंडरी सोर्स मान सकते हैं हम लोग। समझ रहे बात को? बहुत सारी बातें हैं, अभी कई चीज पढ़ना है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए कीप पेशेंस। तो उसके बाद अब लाइट के बड़े स्टडी हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना थॉट दिया, अपना अपना थ्योरी दिया। उसमें से जो फाइनली जो ये बताया गया कि लाइट रे तो ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है, एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और उससे हम लोग देख पाते हैं। एक ऐसा फैक्टर, लाइट इज ए फैक्टर, ठीक, जो विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। उसके बाद जब फर्दर स्टडी किया गया और बहुत सारी बातें आई, तो उसमें से एक डिफिनेशन और इसके बारे में ये बताया गया कि लाइट जो है, लाइट रे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है हमारे पास। फिलहाल अभी जितना जानना है उतना ही जानिए इस चैप्टर के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव के फॉर्म में है, वेव वर्ड कहा गया। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि जिसका वेवलेंथ अगर 400 से 750 नैनोमीटर के इस बीच में, इस रेंज में अगर इसका वेवलेंथ रहता है, वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर ये रेंज में वेवलेंथ है, तो ये हम लोगों को विजिबल लाइट बताता है और विजिबल लाइट को शो करता है। ठीक, जैसे इसके बिफोर और इसके आफ्टर वेवलेंथ जो होगा, जिसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, ये वेवलेंथ में हम लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन अगर इस रेंज में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम लोग इसको मानते हैं कि ये विजिबल लाइट का रेंज है, देख सकते हैं। और यही 7 कलर्स आपके जो आते हैं विबजियोर, इसी स्पेक्ट्रम में, इसी आपके रेंज में फॉल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग से अगर कोई पूछे कि हाँ विजिबल लाइट जो हम लोग देखते हैं उसका वेवलेंथ क्या है, तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर आप लोग जानते होंगे, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो अब ये बात आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि अभी आप लोग 11th में पढ़े ही नहीं है, 10th में पढ़े ही नहीं थे। देयरफॉर ये पूरा चैप्टर है। ठीक, बाद में आपको पता चलेगा कि ये भी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रोपागेट करते हैं, तब उनसे जो वेव बनता है, ठीक है, उनका जो फ्लो, उनको प्रोपागेट करने का जो पैटर्न है, उसका फुल स्टडी हम लोग करेंगे ईएम वेव में, एक चैप्टर भी आपका। मोर डिटेल इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन जितना आप लोगों को जानना है ये हम लोग पढ़ लेंगे 12 के लास्ट चैप्टर में, पार्ट 1 बुक जो है उसके लास्ट में। फिलहाल इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक और एम मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, EM इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का टुगेदर प्रोपगेशन, एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये आप एक वेव को जनरेट करेगा और वो आपका EM वेव कहलाएगा। बहरहाल इसका हम लोग का डिटेल सेक्शन है, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वेव पे बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वेव क्या है और हम लोग इसे क्या समझेंगे, ये आपका चैप्टर वहाँ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आइए, तो हम लोग अगर ये जो है हम लोग का 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में वैसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है, वो आपका कहलाता है क्या, बोलिए, विजिबल लाइट का रेंज। तो रेंज ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ आपका 400 टू 750 मीटर। तो फिर से आपका लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़कर उसे दृश्यमान बनाता है, देखने लायक बनाता है, विजिबल बनाता है। ठीक, और उसको वेव के साथ अगर एसोसिएट करें तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ फॉल्स बिटवीन द रेंज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर।
ओके सो अब उसके बाद कई चीजें हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, क्या है, ये पूरा डिटेल है आपके पास। तो एक डेफिनेशन लिख डालिए, लाइट लिखकर डैश दीजिए, लिखिए लिखिए। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट लिखकर डैश दीजिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हो, लिख लिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फुल स्टॉप। It is that factor which makes an object, it is that factor which makes an object visible. It is that factor which makes an object visible and provides sensation of vision. बोर्ड पे देख सकते हैं, अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो, provide sensation ऑफ विजन, देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं हम लोग इससे। सेंसेशन, हम लोग जो फील करते हैं, सेंसेशन करते हैं, अनुभूति हिंदी में, ऑफ विजन, देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन when enters in our eyes. When enters in our eyes. ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लाइट, पैराग्राफ चेंज करके अगेन लिखिए, लाइट ब्रैकेट में विजिबल लाइट, ब्रैकेट में विजिबल लाइट, लाइट और ब्रैकेट में विजिबल लाइट, और 7 कलर जिसे हम लोग देख पाते हैं। ओके, सो लाइट स्पेशली विजिबल लाइट हो गया। इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, is basically electromagnetic radiation within the 400 नैनोमीटर, बोर्ड पे देख सकते हैं, within the 400 नैनोमीटर डैश 750 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज, within the 400 नैनोमीटर to 750 नैनोमीटर, 750 बोर्ड पे देखिए, 750 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज, which makes object visible, which makes object visible. Okay, which makes object visible. कहीं साइड में लिख लीजिए नैनोमीटर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 नैनोमीटर, एन नैनो के लिए है, नैनो का मतलब आप जानते हैं क्या, 10⁻⁹ मीटर। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, तो बहुत ही छोटा। बहरहाल इसमें पूरा डिटेल है। वेव थ्योरी में लाइट क्या है ये हम लोग डिटेल वेव, इसके वेव पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। तो लाइट हम लोगों का ये समझ में आ गया, कुछ हद तक समझ में आ ही गया होगा। तो लाइट जो है, इनफैक्ट लाइट क्या है, एक आपका वेव है जो सर्टेन रेंज में फॉल करना चाहिए, और वो आपके एक्चुअली में क्या करता है, लाइट रे जब आपके ब्रेन किसी ऑब्जेक्ट से निकल करके आता है तो आपके ब्रेन में, ठीक, एक सिग्नल देता है, एक सेंसेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो यानी यूं आप कह सकते हैं कि उस वेवलेंथ का वेव आपके ब्रेन में सेंसेशन प्रोवाइड करता है एज ए स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और फिर आप उसको देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, यानी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, रियलाइज कीजिए, उसके बाद हम लोग वहाँ और इसको डिटेल में देखेंगे। अब इसके हम लोग को जो पार्ट पढ़ने हैं बहुत सारा, इसमें से लाइट का जो पार्ट आपको पढ़ना है वो ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है, ठीक। लाइट का ब्रांच है ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसके हम लोग 3 हिस्से कर सकते हैं, ठीक। बेसिकली मेजर 2 पार्ट, ठीक, क्या, ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा वेव ऑप्टिक्स, और तीसरा
जो हम लोगों के एक अलग सेक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन की थ्योरी, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट आपका मेन है। तो लाइट का मेन 2 है, एक और पार्ट आप सोच सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो लाइट एज ए रे, लाइट एज ए वेव, लाइट एज ए पार्टिकल, लाइट एज ए पार्टिकल, और इसमें भी स्मॉल पार्टिकल एज ए एनर्जी पैकेट, एज ए एनर्जी पैकेट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये अलग सेक्शन में मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो मेनली आपको ये इस चैप्टर में ये 2, इस सेक्शन में ये और ये पढ़ना है। ये अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, ये लिख लीजिए ऑप्टिक्स। फिर 1 बाय 1 देखते हैं इसमें क्या है। तो वो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द लाइट पार्टिकल्स एज ए फोटोन, इसे हम लोग पार्टिकल नेचर मानते हैं लाइट का। ये वेव, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में रे लाइट एज ए लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो देखिए उसको छोड़ दीजिए, अभी वापस आ जाइए हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, ये हम लोग को पढ़ना है, ये सेक्शन, उस पर हम लोग डिटेल बाद में आएंगे। फिलहाल तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट, इसमें हम लोग क्या मानते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ एज ए बीम ऑफ रे, लिख लीजिए। लाइट ट्रेवल्स, ये स्ट्रेट पाथ एज ए बीम, बंच में, पूरा ग्रुप में आपका। ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ एज ए बीम ऑफ रे, लिखिए। इसमें लाइट एज ए वेव, लाइट एज ए वेव, इसे हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स भी कहते हैं, अलग से हम लोग को पढ़ना है, जिसमें मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो देखिए, इनफैक्ट लाइट के बारे में ये 2 अलग अलग बातें ऐसे समझेंगे, ये लिख लिया ना, मिटा दें। तो देखिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से अभी धीरे धीरे और समझेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपका ओपन होता चला जाएगा और चीज़ें आपको क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। सो अभी देखिए फिलहाल, जैसे ये 2, एक ही चीज़ है लाइट, और उसके 3 तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कभी क्या बोल रहे हैं, लाइट हमारा
एक स्ट्रेट पाथ पे रे की तरह बिहेव करता है, लाइट हमारा वेव की तरह बिहेव करता है, लाइट एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो ये तीन बातें हैं, उसको ऐसे समझिए कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो था लाइट के बारे में एक थ्योरी दिया गया था। कौन सा थ्योरी? कर्पस्कुलर थ्योरी गिवन बाय न्यूटन। चूंकि उनको मैकेनिक्स से लगाव था तो वो चीज़ों को अपने ही तरीके से स्टडी किए थे कि लाइट में भी मास होता है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है और डिफरेंट फेनोमेना को शो करता है। टकराएगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपने तरीके से चीज़ों को डील किया था और माना ये था कि लाइट में भी लाइट जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है और ये प्रकाशपुंज जो हम लोग लाइट देख रहे हैं इतना छोटा पार्टिकल है जिसे हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये माना था कि लाइट जो निकल कर हमारी आंखों तक आती है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसको बोलते हैं कर्पस्कुलर थ्योरी। और उसका अपना मास होता है और उसमें स्पीड है तो 12 mv² काइनेटिक एनर्जी होगी और इस तरह से उन्होंने डील किया था। बाद में जब हाइजन वो जब आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट को आप ये नहीं मान सकते कि उसमें मास है और उसका सर्टेन स्पीड, तो ठीक है स्पीड सबने माना था, एनर्जी भी माना था, लेकिन ये बोला कि नहीं, आप जो है ये बोल रहे हैं कि उसमें मास पार्टिकल है और ये है। तो उन्होंने अपने एक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बोला कि लाइट एज ए वेव। फिर से बाद में आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी दिया, बोला कि नहीं, आप लोग दोनों जो है गड़बड़ है और ये सही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, ठीक है। तो एक इनफैक्ट ऐसा है कि लाइट ये तीनों ही है। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक, कि ये सिलेंड्रिकल शेप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है और कोई इसका प्रोजेक्शन बनाता है। एक स्टूडेंट आए और सिलेंडर को ऐसे देखा और उसने सिलेंडर को ऐसे देखा और इसके आपका फ्रंट पार्ट का, ठीक, आपका प्रोजेक्शन बनाता है और उसने सिलेंडर को देख करके एक ऐसा शेप दिया प्रोजेक्शन का, छाया का, ठीक। एक दूसरा स्टूडेंट आया और उसने सिलेंडर को देखा, ठीक, सिलेंडर को देखने के बाद इसका प्रोजेक्शन बनाया। प्रोजेक्शन का मीनिंग आप जानते हैं, ठीक है ना, लाइट इधर से और इधर से निकल गई, ऊपर से नीचे से, तो इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह बना, ठीक। इसी सिलेंडर का एक प्रोजेक्शन सर्कुलर, दूसरा रेक्टेंगल, ये समझ में आ रहा ना, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन बनेगा, छाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिलेंडर का कौन सा प्रोजेक्शन सही है, दोनों सही है। तो जिसने जिस तरीके से देखा उसने उस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक। तो बोथ आर करेक्ट। अब डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। ये भी इसी सिलेंडर का प्रोजेक्शन है, ये भी इसी सिलेंडर का प्रोजेक्शन है, ये भी सही, ये भी सही, ठीक। तो ठीक जो है लाइट का स्टडी बड़ी विचित्र इसकी कहानी है। उसमें जो है ठीक उसी तरह से अंधे व्यक्ति को लाया गया और हाथी को बोला गया कि इसको डिस्क्राइब करो क्या है। तो किसी ने जो है पैर पकड़ा तो बोला कि ये हाथी एक चीज है जो बड़े से खंबे की तरह होता है। दूसरे ने सूंड पकड़ा और पूंछ पकड़ा, बोला कि इसके दो दो पूंछ होते हैं, ठीक। किसी ने बॉडी को टच किया तो बोला ये तो चट्टान की तरह होता है, तो लेकिन है तो एक ही चीज। तो जिसको जैसे समझ में आया आपने सब सही अपनी जगह पे। देयरफॉर लाइट एज ए आपका रे, लाइट एज ए ऑप्टिक्स, लाइट एज ए पार्टिकल, ये सब सही है। अब सब में एक कॉमन सी बात कि लाइट एनर्जी को प्रोपगेट, एनर्जी के साथ ट्रैवल करती है। लाइट में एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास स्टिल वाटर है, शांत जल, उसमें जो है एक पत्थर का टुकड़ा आप मारते हैं, लहरें उठती हैं, एक तरफ आती हैं, तो अपने साथ क्या लेकर के आगे बढ़ती है, एनर्जी। तो उसमें आप क्या देखेंगे, एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ रहे, ठीक, उसमें एनर्जी है, ठीक। दूसरी चीज, आप जो है एक एरो लेते हैं, तीर, और उसको लगा करके अब धनुष के साथ छोड़ते हैं, क्या होता है, सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। उसके पास मास है ना, स्पीड है, उसके पास भी 12 mv² काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी लाइट वेव, वहां भी एनर्जी है। और यहां पे जब हम लोग बो का यूज करते हैं, एरो और बो का, तीर और धनुष का, उसमें भी आपका क्या होता है, एनर्जी ट्रैवल करता है। दोनों ही में एनर्जी ट्रैवल करता है कि नहीं। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि ठीक उसी तरीके से लाइट का स्टडी, जब जैसा हुआ वैसा बिहेवियर इसको लाइट ने शो किया और उसके बाद अलग अलग
लाइट का जब प्रॉपर्टी को अपने अपने तरीके से डील किया गया तो ये भी सही वो भी सही, ठीक। उसके बाद तो हम लोगों को बेसिकली ये दोनों ही पढ़ना है इस चैप्टर में, वो एक अलग सेक्शन है। तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स क्या है उसको लिख लीजिए, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स लिखकर डैश दीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। ऑप्टिक्स तो लिखिए, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, optics is the branch of physics in which we studies optics is the branch of physics in which we studies the behavior, and optics is the branch of physics in which we studies the behavior and properties of light, including optics is the branch of physics in which we studies the behavior and properties of light, including its interactions with optics is the branch of physics in which we studies the behavior and properties of light, including its interactions, behavior and properties of light, including its interactions with matter, light including its interactions with matter. देखिए, in optics we also studied about instruments that detects क्या करता है, detects लाइट। देखिए, आप माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, चश्मा लगाते हैं, ये क्या है, ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, ठीक है, ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। तो ऑप्टिक्स जो है आपका एक सेपरेट ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग लाइट के बिहेवियर, उसका नेचर, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो क्या होगा, उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें लाइट के डिफरेंट बिहेवियर, उसके आचरण, नहीं, उसके बाद उससे बना हुआ इंस्ट्रूमेंट। हम जैसे हम लोगों को बहुत दूर के स्टार को देखना है, क्या यूज करते हैं, बोलिए, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो है किसके अंडर में आएगा, ऑप्टिक्स के अंदर में। चश्मा लगाते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर में आएगा, ठीक है। ये चीजें हैं लाइट के डिफरेंट फिनोमेना, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, ये सारा फिनोमेना किसके अंदर आएगा, ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के हम लोग, ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें लाइट के डिफरेंट बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं। देयरफॉर ऑप्टिक्स के 3 ब्रांच, जिसमें से हम लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट को रे एज्यूम करते हैं और एनर्जी प्रोपगेट करती है इन फॉर्म ऑफ रे, बीम। अब चूंकि उसके बाद हम लोग अभी कई चीजें देखनी बाकी है, धीरे धीरे सामने आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लाइट रे कभी भी एक रे के रूप में नहीं निकलेगा, बीम ऑफ रे होगा, ठीक, बीम ऑफ रे होगा, ठीक। लाखों करोड़ों हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एक साथ लाइट रे निकल रही है, हमारी आंखों तक आती है और ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। देयरफॉर तो अब इसके आगे देखिए, इसके बाद आता है हम लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हम लोग को जो पढ़ना है 1 बाय 1, वेब ऑप्टिक्स अब यहीं पे खत्म, आगे हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हेडिंग दीजिए या लिखिए, डैश दे करके लिखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिखकर डैश दीजिए। इसमें क्या हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिखकर डैश दीजिए, लिखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लिखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज ए मॉडल ऑफ ऑप्टिक्स, इज ए मॉडल, एक मॉडल है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स इज ए मॉडल ऑफ ऑप्टिक्स that describes light
that describes light, that describes light propagation in terms of, that describes light propagation in terms of rays or beam of light, in terms of rays, rays, rays or beam of light, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन दिस मॉडल लाइट इज सपोज टू बी, इन दिस मॉडल light is supposed to be consider propagation in a straight line, or supposed to be consider propagation in a straight line or rectilinearly unless it falls on a, फिर से supposed to be consider propagates in a straight line or rectilinearly unless it falls on a, अगेन फिर से मिला लीजिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स इज ए मॉडल ऑफ ऑप्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स लाइट प्रोपगेशन इन टर्म्स ऑफ रेज और बीम ऑफ लाइट, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके, इन दिस मॉडल लाइट इज सपोज टू बी कंसीडर propagates in a straight line or rectilinearly consider propagates in a straight line or rectilinearly unless it falls on a rigid boundary, or its medium of propagation is change, medium of propagation is change, फुल स्टॉप। एक बार पढ़िए, रीडिंग मारिए, समझ में आया जो हम लोग अभी एक्सप्लेन किए? एक बार रीडिंग मारिए, क्लियर है यहां तक सब कुछ? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स we consider that the wavelength, in geometrical optics we consider that the wavelength, ब्रैकेट में हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं वेवलेंथ को? लैम्डा से, ठीक, ब्रैकेट में लैम्डा लिख लीजिए। द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी कंसिडर दैट द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द size of visible object, very small as compared to the size of visible object। देखिए, जो चीज आप देख पाते हैं, ठीक है, तो बहुत छोटी चीजों को भी आप देख पाते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद आप उसे देख नहीं सकते, ठीक, फिर आपको अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है। तो ये जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसे आप देख लेते हैं, ये डिफरेंट साइज का हो सकता है, तो इसके कंपैरिजन, इसके साइज के कंपैरिजन में आपके पास जो लाइट का वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है। अब वेवलेंथ क्या होता है, वेव हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे और हम लोग डिटेल जान, हालांकि 11th की चीज है। तो वेवलेंथ का जो साइज है, ठीक है, वेवलेंथ का जो साइज है, ये साइज बहुत ही छोटा होता है, बताया आपको, नैनोमीटर के रेंज का, 400 to 750, तो उसका साइज आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कितना छोटा होगा। तो जो हम लोग देख सकते हैं, ये तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में हो सकता है,
जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इससे जब आप कंपेयर कीजिएगा लाइट के वेव को, तो बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। देयरफॉर आपका हम लोग लाइट रे को ये है हम लोग थ्योरी में एज्यूम किया गया है या इसको एक्सप्लेन किया गया है कि लाइट वेव का वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। ओके, कोई दिक्कत? तो ये था एक इंट्रोडक्शन आपका लाइट के बारे में। तो मेन चीज अब आपका धीरे धीरे स्टार्ट होगा और आप अपने चैप्टर की तरफ आप बढ़ेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप आगे आगे बढ़ें धीरे। तो उसके बाद हम लोग डिफरेंट फेनोमेना देखेंगे लाइट से रिलेटेड। सबसे पहला फेनोमेना जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे। तो ऐसा कीजिए, रिगार्डिंग लिखिए, रिगार्डिंग ऑप्टिक्स, रिगार्डिंग लाइट फॉलोइंग points can be considered। हम लोग इन बातों पे विचार कर सकते हैं जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं और कुछ जो पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट P1, पॉइंट नंबर 1 आप पढ़े हैं, फिर से एक बार हम लोग देखेंगे नए तरीके से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये बड़ा सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इनफैक्ट दो है इसलिए लॉज बोले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जानते ही होंगे, बोला जाए थोड़ा, एनीवन बोलिए, सिंपल सा लॉ है, ये तो पढ़े होंगे 7 में भी था, 8 में भी था, 9 में, 10th में भी था। हाँ एक चीज क्या बोले, फिर से बोलिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कुछ बोलिए, और एक और लॉ बोलिए। चलिए ठीक है, मेन यही 2 लॉ है। देखिए लाइट से जुड़ा हुआ एक पहला लॉ, सबसे पहला यही आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। ठीक, बड़ा ही सिंपल है, समझ सकते हैं। जैसे कि आप जो है एक टॉर्च लीजिए, घर में जाकर के अपने प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए। ये आपका प्लेन मिरर है जिसमें आप डेली अपनी शक्लों को देखते हैं। यहाँ से टॉर्च को जलाइए, ठीक, और इस तरह से लाइट रे जब आपके टॉर्च से निकल के मिरर पे पड़ेगा तो आप ऐसा ऑब्जर्व कीजिए कि इस तरह से रिटर्न हो जाता है सेम मीडियम में, जिस मीडियम में गया उसी माध्यम में लौट आता है। ठीक, जब आप ये एंगल मेजर कीजिएगा, कौन सा एंगल, ये समझने की जरूरत है। ठीक, तो लॉ ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, आपके पास ये सोर्स है और यहाँ पे कोई रिसीवर है जो इसको रिसीव कर रहा है, तो एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, आई रे, इंसिडेंट रे, आने वाला रे, और ये जाने वाले, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे। और एक और बात, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मान लीजिए ये पॉइंट P है। ठीक, तो ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे किस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, पॉइंट P पे एज्यूम करें, मान लेते हैं पॉइंट P, इसका नाम क्या है, पॉइंट P। तो इस पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, लंब। तो ये अगर सरफेस सीधा इस तरह से नजर आ रहा है तो आप ज्योमेट्री जानते हैं, और उस हिसाब से आप अब उस नॉलेज से आप बोलिएगा कि ये जो लाइन है पॉइंट P पे खींचा हुआ नॉर्मल, ये 90 डिग्री इस तरह बनाएगा। तो हम लोग NP लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री सतह के साथ बनानी चाहिए, तो हो गया ये। तो अब एंगल मेजर किसके साथ करना है, सरफेस के साथ नहीं, इस सरफेस के साथ नहीं, हमें एंगल मेजर करना ऑलवेज नॉर्मल के साथ, ऑलवेज नॉर्मल के साथ। ये काम, ये चीज कहाँ, यहां भी और रिफ्रैक्शन चैप्टर में भी। तो मेजर जो करना है एंगल, ये वाला भी एक कंफ्यूजन हो सकता है, लोग गलती कभी कभी कर देते हैं कि इस एंगल के बारे में सोचते हैं, इस पे मत सोचिए। ठीक है, ये बराबर होगा किसके साथ, हो सकता है इसके इक्वल हो जाए, डजेंट मैटर। लेकिन आपको जो एंगल मेजर करना है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते किसको है, तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हो गया क्लियर।
एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ? नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ या इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो गया क्लियर? इंडिकेटेड बाय आई, जनरली इंडिकेटेड बाय आई। हो गया। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दो वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन जो यहां पढ़ना है, अगला चैप्टर इसी में है आपका रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एक अलग चीज है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहां हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। देयरफॉर तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा अब एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय आई। और उसके बाद दूसरा ये आर, इंडिकेटेड बाय आर, इसका नाम क्या पड़ेगा खुद सोच सकते हैं, क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसे भी मेजर करना है किसके साथ? हमेशा रिफ्रैक्टेड रे को नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड रे को नॉर्मल के, यानी नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा इंसिडेंट रे बनाएगा, और नॉर्मल के साथ ही रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये लॉ कहता है कि ये दोनों बराबर होते हैं। पहला लॉ ये होगी। समझ बात आ गई? पहले तो पहचानना हमें आना ही चाहिए कौन सा आई है कौन सा आर है। दूसरा लॉ ये समझ गए? तो जैसे देखिए ये आपके पास इस तरह से अगर हम लोग प्लेन मिरर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब आप समझ गए ये नॉर्मल पॉइंट पी, नॉर्मल का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये 90 डिग्री। देयरफॉर ये एंगल आई इस तरह से देखिए, इंसिडेंट रे, ये मान लीजिए बल्ब है आपका सोर्स, इस तरह से लाइट रे आप इंसिडेंट होगा कि इसको जब यहां से लौटना होगा तो ये ऐसे जा सकता था, ऐसे जा सकता है। लॉ कहता है नहीं, लॉ हमेशा इस तरह से जाएगा कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये इस नॉर्मल के साथ 30 बनाकर ही जाना होगा इसको। ये लॉ है, लॉ ऑफ नेचर। तो ये एंगल इस तरह से आपको होना चाहिए। समझ बात आ गई? तो ये अगर 30 है तो आप इस 30, ये एंगल नॉर्मल के साथ 30 ही बनना पड़ेगा। ठीक, ये लॉ है आपका फर्स्ट लॉ। एंगल आई बराबर एंगल आर। समझ में बात आ गई? तो ये हो गया हमारा रे, समझ रहे हैं कौन सा? आई रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल। ये वर्ड अब बार बार आता रहेगा, आपको समझ जाइएगा ये हमारा नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल कहां? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया उस पॉइंट पे नॉर्मल। क्लियर हो गया? तो लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखकर डैश दीजिए। रुक जाइए, फिजिक्स का क्लास है, 10 मिनट और रुकिए। ठीक है, इतना कम में फिजिक्स मालूम है, अभी स्टार्ट भी नहीं किए, वो खत्म हो गया, तो हम क्या कर पाएंगे फिर। देयरफॉर लिखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ लिखिए, लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखकर डैश दीजिए। लिखिए इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द, उन लोग को बोले थोड़ा सा वेट करें, मैथ में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री, नॉर्मल टू द बाउंड्री। बाउंड्री ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। इसको भी समझा देते हैं अभी, पहले लिख लीजिए दोनों लॉ। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, अगेन फिर से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ लिखकर डैश दीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will be same, will be same, will be same, will be same। देखिए पहला लॉ हमने क्या कहा, खैर 1 और 2 किसी को दीजिए, नो प्रॉब्लम। कोई पहला आई बराबर आर वाले को कहता है, देखिए इधर सेकेंड लॉ में आपने जो लिखा उसको लिखिए, दैट इज आई इज इक्वल टू आर। सेकेंड लॉ जो लिखा लिखिए दैट इज मैथमेटिकली
एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, फर्स्ट लॉ को समझिए एक बार, सेकेंड लॉ समझ गया ना, आई बराबर आर वाला तो समझ गया, उसका डायग्राम बनाते हैं, पहले समझ लिया। सेकेंड लॉ क्या कहता है देखिए, या जिसको हमने फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट लॉ कहता है देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप जो है ऐसा कीजिए, एक टॉर्च लीजिए, एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं, ठीक, और उससे लाइट रे को किसी मिरर पे इंसिडेंट कराइए। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है, आप नॉर्मल इस पॉइंट पे जहां पे स्ट्राइक किया ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल का मीनिंग समझ चुके हैं, ये एंगल आई यही लेना, ये नहीं लेना है। ओके, उसके बाद हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, किसी मीडियम बाउंड्री से टकराया, तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे टैग है वही नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से ये नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे। अब सुनिए, रिफ्लेक्टेड रे अगर उसकी मर्जी होती तो क्या हो सकता था, सुनिएगा, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो सकता था, तो ये यहां से इस तरह जा सकता था, ये यहां से डाउन साइड इस तरह जा सकता था। ठीक है, तो और एक तीसरा कंडीशन जो इस लॉ में होता है, क्या, ये दोनों को मिलाने वाला एक प्लेन के बारे में सोचिए, कौन सा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इन दोनों को मिला के एक पेपर को चिपकाइए। तो फर्स्ट लॉ कहता है, या सेकंड लॉ जो भी देना है नाम लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि रिफ्लेक्टेड रेज भी जो होगा ना, कुछ इस तरह से जाएगा, गुजरेगा यहां से, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से वापस इस तरह से मीडियम में रिटर्न होगा कि इन दोनों का जो प्लेन होगा वो भी इसी प्लेन में होगा। यानी इन दोनों लाइट इंसिडेंट रे और नॉर्मल को मिला के एक पेपर चिपका दीजिए आप, तो जो रिफ्लेक्टेड रे ऊपर भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, तो ये प्लेन में तो नहीं होता, लेकिन लॉ कहता है नहीं, ये भी इस तरह से यहां से गुजरेगा, रिटर्न होगा, कि ये तीनों को मिला के एक पेपर से चिपका दीजिए तो एक पेपर में चिपक जाएंगे तीनों। समझ रहे बात को, एक प्लेन में होने का मतलब। ठीक है, तो ये तीनों जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये को प्लानर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, समझ गए बात को। तो ये आपका फर्स्ट लॉ हमने लिखवा दिया, तो फर्स्ट लॉ ये था। सेकंड लॉ आप समझ चुके। सेकंड लॉ में एक जो छोटी बात जो थोड़ा कंफ्यूजन करता है, जिसको हम लोग पढ़ना है, वो ये, तो एक डायग्राम ये बना लीजिए जल्दी से, कौन कौन सा देखिए डायग्राम बनाइए। पहला ये बनाइए, ये नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, इंसिडेंट रे बराबर दिखाइए, ये आई, ये आर, ये नॉर्मल, उसके बाद ये हम लोग का इंसिडेंट रे, आई रे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, ये हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे, शॉर्ट में आर रे लिखेंगे। नॉर्मल का मतलब हम समझ चुके हैं, दैट इज 90 डिग्री, पहले से जानते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जल्दी से बना लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक प्लेन में होंगे, ये समझ चुके ना। इसमें तो सबको समझ में आ जाता, मुझे इसमें बताइए इसमें क्या किया जाए कि हमारे पास एक इस तरह का मिरर है, जिसका नाम हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं जी। कौन सा मिरर, बोलिए बोलिए। चलिए, नाम पे अभी कंफ्यूजन है, इसका मतलब इसको क्लियर किया जाएगा। अच्छा, कॉन्वेक्स, इसका नाम कॉन्वेक्स बोला जा रहा है जी। देखते हैं कितने लोग सपोर्ट में है। अच्छा, ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। चलिए, इसमें भी मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना चाहता हूं। मिरर में बड़े आसानी से समझ में आता है, ये 90 डिग्री बोल देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। इसमें जरा बताइए, सपोज कीजिए यहां से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे मैं यहां लेकर के आया, ठीक है। तो या चलिए और थोड़ा जनरलाइज करें इसको, मैं यहां से लेकर के, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ओ यहां से लाइट रे इस तरह से, ये इंसिडेंट रे। अब इसका रिफ्लेक्टेड रे को मैं किधर बेंड करूं, बोलिए। नंबर 1 इधर, नंबर 2 इधर, या वापस इसी रास्ते को 1 2 और 3 में से कौन सा, 3 रीजन, बोलिए 1 2 और 3, इन तीनों में से कौन सा। यहां तो मामला शराफत से निकल गया मामला, है ना। अब यहां पे थोड़ा सोचने लगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि तीनों एक प्लेन में होंगे। चलो मान लिए ये तीनों हमारे पास, तो तीनों में से 2 तो समझ में आ रहा है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट। नॉर्मल का क्या करें, ओ कहां, कंफ्यूजन है। हाँ जी, इसमें भी
चलिए ये हमारे पास एक कोई भी मिरर है, आप लोग अगर नाम अभी नहीं जानते कोई बात नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है हमारे पास पढ़ने के लिए। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें आप सपोज कीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जी, ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से ओ, यहाँ से फोकस वर्ड अभी मुझे पता ही नहीं है, ये इंसिडेंट मैं यहाँ से टकरा दिया। अब मैं इसका किधर मोड़ूं और इसमें किधर बेंड करूं, बताइए जल्दी बोला जाए। जल्दी 10th के क्लास का आप लोग ये कीजिए, एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन समझ गया? ये समझ गए क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके, दोनों लॉ पढ़ लिए ना, I बराबर आर और तीनों एक प्लेन में होगा, यही दो लॉ था, सिंपल लॉ। तो I बराबर आर, I क्या नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल, आर क्या नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल। यहां पे I और R वो कहां ले, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कंफ्यूजन कहां है? पहले नॉर्मल बताइए, क्या होता है नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, या वही मीन्स कोई उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बात कीजिए। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आई और आर क्या होगा। बोर हो रहे हैं, ज़्यादा क्लास देर तक चल रहे हैं क्या, छोड़ रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, छोड़ देते हैं। अभी मेरे फिजिक्स में तो कम से कम 1.25 घंटा बैठना पड़ेगा, माइंड इतना तो सेट करके आया कीजिए। बाकी मैथ में बायोकेमिस्ट्री में कम कर लीजिए, यहाँ 1.25 घंटा, 1 से 1.25 घंटा। पर यार अच्छा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था तो इसलिए बस समेट रहे हम लोग, फिर इसको क्लियर करके, है ना। चलिए तो देखिए ये बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास प्लेन सरफेस कोई भी हो और मैं आपसे नॉर्मल बोलूं तो आप क्या कीजिएगा, ये नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा, यानी सरफेस के साथ ये 90 डिग्री आप बना लीजिएगा और इसको आप नॉर्मल बोलिएगा। जब आपके पास सरफेस ही टेढ़ा मेढ़ा हो, कर्वेचर वाला हो, प्लेन ना हो, तब उस केस में नॉर्मल का क्या मीनिंग। तब हमेशा ऐसे सिचुएशन में 2 चीज को याद कीजिएगा, क्या, पहला स्फेयर, स्फेयर या सर्किल। अब सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं ना कहीं डिस्कस भी किया हूं कि ये स्फेयर है हमारे पास, बॉल, फुटबॉल स्फेयर, और इसके इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, क्या कीजिएगा, उस लाइन को कहां से गुजारिएगा, क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही। जब भी आपके पास स्फेयर हो या सर्किल हो तो सर्किल के किसी पॉइंट पे नॉर्मल यानी लंब, या स्फेयर के किसी पॉइंट पे नॉर्मल लंब ड्रॉ करना हो तो इस बात को याद रखिएगा, अभी से लेकर के 12 के आखिरी क्लास तक नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, वो लाइन जो सेंटर से गुजरे, दैट इज रेडियस। रेडियस हमेशा सर्किल पे क्या होता है, नॉर्मल। रेडियस हमेशा स्फेयर पे क्या होता है, नॉर्मल। देयरफॉर अगर मैं इस पॉइंट पे बोल रहा हूं नॉर्मल ड्रॉ कीजिए तो आप क्या कीजिएगा, सेंटर ढूंढिएगा और इस सेंटर से मिलाने वाला ये लाइन आपका नॉर्मल हो गया, चाहे आप ये स्फेयर हो चाहे ये सर्कल हो। समझ गए बात को? तो आपको मैक्सिमम जगहों पे से यही कंसेप्ट काम आ जाएगा आपके पास, क्या कि जब भी नॉर्मल की बात है उसका ये सेंटर कहाँ, सेंटर से लाइन को मिलाइए और ये रेडियस जो कि रेडियस से होकर गुजरेगा, देखिए ये रेडियस, ठीक। तो ये लाइन आगे बढ़ाएंगे क्या होगा, रेडियस को टच करते हुए सेंटर तक पहुंचेगा, तो ये लाइन हो गया नॉर्मल। समझे या नहीं समझे? तो नॉर्मल का कंसेप्ट आप सर्किल या स्फीयर के केस में समझिए, जिस पॉइंट पे नॉर्मल है तो उस पर आप सेंटर तक बढ़ा दीजिए इस लाइन को, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। ये नॉर्मल हो गया, उस सतह पे 90 डिग्री बना दिया। इनफैक्ट ये सरफेस पे नहीं बनाता है, ये इसके टेंजेंट पे बनाता है इस तरह से, ये नॉर्मल। तो टेंजेंट पहले ड्रॉ कीजिए उस पॉइंट पे, उसके साथ ये 90 डिग्री होता है। लेकिन हम बार बार टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा लाइन को क्या कीजिए, सेंटर तक घुसड़ दीजिए, ठीक। दैट इज ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल। आ जाइए यहां वापस में, जब आप पढ़िएगा इसको आगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये किसी न किसी स्फीयर का एक सेक्शन है, ये पार्ट कट किया हुआ पार्ट है। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ठीक, उसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। लेट अस से कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कि आप बताइए इस लाइट रे इंसिडेंट, ये जो लाइट रे इंसिडेंट रहा इसको हम लोग क्या करें, किधर से रिफ्लेक्ट करा कर ले जाए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उस पॉइंट पे लॉ ये कहता है कि उस पॉइंट को पी मानते हुए उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, यही ना होता है लॉ। नॉर्मल ये होगा, ठीक, बोलिए समझ बात आ गई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बोलिए,
अभी तक डेफिनेशन में हम लोग ये पढ़े, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। भले छोटा सा बना हुआ है, बनने दीजिए। तो ये हम लोग पास ऑब्जेक्ट है या सोर्स है जहां से लाइट रे निकल करके आ रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, सेंटर से। ओके, तो ये हम लोगों का सेंटर से एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमें रिफ्लेक्टेड रे को ऐसा पास करना है कि नॉर्मल के साथ, ऐरा गैरा इधर उधर नहीं, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई के बराबर बने। तो इसके अलावा कुछ और आप सोच नहीं सकते हैं। क्या, देखिए, ये इस तरह से इसको गुजरना होगा, तभी तो आरा इस तरह बनेगा। समझ बात आ गई? कोई डाउट? ये एंगल ऑफ, यानी कि यहां पे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आप लगा चुके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग गया, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो बच्चों का काम है 7 8 तक, यहां आपका काम शुरू होता है। कोई डाउट? इसमें बोलिए क्या करें। चलिए, ये हम आपको सेंटर मान लिए, ये सेंटर दे दिए, अब क्या करें? बोलिए बोलिए, फिर चुप हो गए, बोला जाए। हाँ, सेंटर से क्या कीजिए, भूलिए मत, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई बराबर आर होना चाहिए। सो आई होता क्या है, नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल। तो ये नॉर्मल होता क्या है, इस पॉइंट पे, अभी तो पता है, इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये लाइन आपका नॉर्मल होगा, सी से मिला दिए। कोई डाउट? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी को बोलेंगे, नहीं बोलेंगे जी, ये नॉर्मल, ये है हमारा, ये नॉर्मल। क्लियर हो गया? ये नॉर्मल। अब बोलिए, अब आई को, रिफ्लेक्टेड रे को ऐसा जाना होगा, लॉ ये कहता है ऐसा गुजरना होगा कि इस आई के बराबर एंगल बना करके गुजरे, इसको ऐसे जाना पड़ेगा। और कोई है चारा इसके अलावा? बोलिए, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करना है तो इसे ऐसे ही गुजरना होगा, इस बात की सियोरिटी होनी चाहिए आपके पास। अब आप कहीं से भी टकरा के गुजार सकते हैं। अगर इस लॉ को मत भूलिए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, आई बराबर आर मेंटेन होना चाहिए, देयरफॉर आप इस तरह से आप कभी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। कोई डाउट? क्लियर हो गया? नींद आ रही, बोर हो रहे हैं? चलिए, तो ये डायग्राम बना करके जाइए। बाकी हम लोग अभी बहुत सारी बातें पढ़नी बाकी है, अभी हम लोगों तो स्टार्ट ही किए हैं। स्केल अगर कॉपी लाइए, मोटी वाली रजिस्टर, स्केल के बगैर ये चैप्टर नहीं पढ़ पाइएगा, स्केल लाना ही पड़ेगा, ठीक है? बगैर स्केल के आप ये नहीं कीजिएगा। ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, नॉर्मल, आई रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, लिख लीजिए। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बना लीजिए तीनों डायग्राम। ये आपका कौन सा मिरर है जी? कॉनकेव, पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किए हम लोग। कॉनकेव मिरर, ये कौन सा? बोलिए, कॉन्वेक्स। इसके डेफिनेशन पे आएंगे हम लोग, डिटेल पढ़ना है। कोई डाउट? लेकिन 1 मिनट और आप लोगों का चाहूंगा इसके बाद, 1 मिनट, क्योंकि एकदम इसी से मिलता जुलता, एकदम इसी से जुड़ा हुआ है। सो 1 से 2 मिनट मैक्सिमम, जल्दी से लिख लीजिए और मुझे 2 मिनट और दीजिए। ये था आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 था, बोलिए, पॉइंट नंबर 1 था। P2 अब हम लोग देखेंगे, छोटी सी 2 मिनट की बात है, इसी से मिलता जुलता, देयरफॉर हम लोग इसको कंप्लीट कर ही ले। तो रिगार्डिंग लाइट फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी कंसीडर, क्या क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देख लिए, ठीक है ना? तो ये आपको यही पढ़ना भी है, ये इस पे, इसको अगर कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए यहीं पे, आगे वहां पे फिर आप लोग फटाफट आंसर देना ही पड़ेगा। सो आगे बढ़े, मिटा दे, कम से कम से बोला जाए। कोई डाउट यहां तक? इंटरेस्टिंग है ना? चलिए, पॉइंट नंबर 2 में देखिए, तो छोटी सी बात, सिर्फ 2 मिनट। क्या? केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, लिख लीजिए, नॉर्मल इंसिडेंस, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। डाउट है, पूछा, मैं हूं यहां बताने के लिए।
ये बोला जाए, कोई कंफ्यूजन पूछिए, हूँ मुझे खुशी होगी पूछिएगा तो। ठीक है, मिटा दे। चलिए, केस ऑफ नॉर्मल, बस एक छोटी सी बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये प्लेन मिरर है मेरे पास और ये नॉर्मल है जी, पॉइंट P है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, मुझे बताइए यहाँ पे ये सोर्स है, यहाँ से इंसिडेंट रे को ऐसे लाइएगा और ये नॉर्मल है हमारे पास, ये नॉर्मल है, यानी नॉर्मल है तो आप समझ सकते हैं ये नॉर्मल, तो ये लाइट रे हम नॉर्मल इंसिडेंस कराते हैं इस केस में। अब किधर से हम लोग इसे ये करें, रिटर्न करें, रिफ्लेक्टेड रे का क्या क्या करें, किधर से गुजारें, जल्दी बोलिए और घर जाइए। सीधा तोड़ के निकाल दें? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं वापस, ये कैसे डिसाइड कर लिए? लॉजिक एंगल नहीं बना रहा, उसको फिजिक्स या मैथ में क्या बोलते हैं? जीरो नहीं बोलते हैं, नहीं को क्या बोलते हैं? जीरो। तो देखिए, हम लोग ये जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल, नॉर्मल के साथ बना हुआ, बैठ जाइए 1 मिनट के लिए, बैठे आराम से, सिर्फ 1 मिनट। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ बना हुआ, नहीं सुनाई दे रहा, तो ये हो गया जीरो। तो अब रिफ्लेक्टेड रे को ऐसा गुजरना होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो, रिफ्लेक्टेड रे को ऐसा गुजरना होगा क्या कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ यही एंगल बनाए, दैट इज जीरो। और ये तब मुमकिन है जब इसको वापस इसी रास्ते को लौटाए, है या नहीं? आई बराबर आर होना चाहिए ना। अब नॉर्मल करा दिए तो मतलब आप ये ले चुके, ये तो आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपका मीडियम बाउंड्री आपका करेगा कि हम आर कैसा होंगे, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर आर, ये जीरो होना ही चाहिए। अब अगर ये समझ गया तो फिर से इसमें जल्दी से इसमें बता दीजिए, ये सेंटर है जी सी, यहां से टॉर्च सोर्स है, टॉर्च जलाए, ये लाइट आया, इसका क्या करें बोलिए? ये लाइट रे इस तरह से गुजार दिए, इसको किधर ले जाए? और सी है सेंटर, ये सी सेंटर है जिसका कॉनकेव मिरर का ये सेंटर है, ये लाइट रे इंसिडेंट करा दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया, नहीं हुआ? फिर से इसको ऐसा गुजरना होगा कि एंगल आर भी क्या हो? जीरो। तो अपने उसी रास्ते को लौटना होगा इस केस में, और ये बहुत ज्यादा आपका रोल करेगा आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका रोल। सपोज कीजिए ये है हमारे पास सेंटर, हम लोग लाइट रे को एकदम से इस तरह से परपेंडिकुलर नॉर्मली इंसिडेंट करा दिए, फिर से क्या होगा? इसको ऐसे ही लौटना होगा। तो ये अगर एंगल ऑफ आई बराबर जीरो, तो आर भी इस तरह से गुजरना होगा कि आर बराबर जीरो हो जाए, ठीक? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जिस रास्ते से आया था उसी को लौट जाएगा, जिस रास्ते से आया था उसी को लौट जाएगा, जिस रास्ते से आया था उसी को लौट जाएगा। कब? जब हम लोग नॉर्मली इंसिडेंट करा दें। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, अपने ही पाथ को वापस लौट जाता है। जल्दी से डायग्राम बना के एक लाइन लिख के घर जाइए। जल्दी डायग्राम बनाइए। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल इंसिडेंस। ये सोर्स है लाइट रे। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट्स आप याद रख सकते हैं, अपने रास्ते को उसी रास्ते, जिस रास्ते से आया था शराफत के साथ उसी रास्ते को फॉलो करते हुए लौट जाएगा। कब? इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट्स। नॉर्मल इंसिडेंट्स का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा सोर्स बैठा हुआ है और वहां से लाइट रे निकल रही है। एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में, लिखिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, इसके बारे में लिख तो लीजिए। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, ऑफ कर दीजिए 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लिखिए। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
reflecting surface, then the reflected rays, when a ray of light is incident normally on the reflecting surface, then the reflected rays retraces कर जाता है जी, retraces its own path, retraces its own path, अपने ही रास्ते को लौट जाता है। ओके, आप लोग भी लौट सकते हैं, अब जा सकते हैं।